हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये चिपको कहाँ से आ गया? वह लॉन्च में बैठे हुए अहान मुनव्वर को देखकर बड़बड़ाई। आओ हद रहमान, मैं 1 घंटे से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होता हुआ तन से बोला। क्यों? कोई खास वजह मेरे इंतजार करने की? वो नाक सिकोड़ कर बोली। अंकल ने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने उनसे इजाज़त ली थी आज रात पार्टी डिनर के लिए? वो गुस्से से उसका चेहरा देकर बोला। वो होंठ पीछती रह गई थी। रहमान साहब कह चुके थे कि उसे अहान के साथ जाने का नहीं तो इनफैक्ट मेरी तो डैड से कल से बात नहीं हुई। वो मुसन्नी अचंभे से बोली। व्हाट? लेकिन अंकल ने तो कहा था कि वो तुमसे बात कर चुके हैं। अहान ने उसे घूरते हुए कहा। पता नहीं, फिर शायद मैं भूल गई हूँ। मेरी ना याददाश्त बहुत कमजोर है। बादाम खाती थी तेज रखने के लिए, आजकल खाने बंद कर दी हैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे दूर पड़े गई कजन हो। वो उसके गिर्द इर्द गिर्द घूमते हुए बोली। आहान ने बहुत गुस्से से उसको देखा। तैयार होकर आओ 5 मिनट में। वो बहुत ही जब से बोला। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। वो डीठ लहजे में बोले। अंकल को फोन करता हूँ, आई थिंक वो तुम्हें अच्छे से समझा सकते हैं। वो फोन निकाल कर बोला। 1 मिनट, चल रही हूँ। वो गुस्से से कहते हुए ऊपर कमरे की तरफ चली गई और पार्टी हाल में हर तरफ रौनक का सैलाब था। आहान मनवर ब्लैक सूट में था जबकि वो जीन्स की ब्लू फ्रॉक पर रेड हाफ स्लीव्स वाली छोटी जैकेट पहने हुए थी और पाँव में रेड शूज, दो पोनिया रेड रिबन्स में कैद किए हुए थी और बिना किसी मेकअप के वो मुंह बनाए इर्द गिर्द देखे थे। ये पार्टी बिजनेस डील के सिलसिले में थी। आहान तो मिलने मिलाने लगा था लोगों से जबकि वो बेजार तासत लिए हुए थे। तभी वो खिलौटी थी हाल के दराज से धड़ाल के दरवाजे से आती हुई शख्सियत को देखा जो कि व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट में था और कान में ब्लूटूथ लगाए वो किसी से बात करते हुए अंदर आया था। पीछे 2 आदमी थे उसके, नीली आंखें और उसको देखकर सुकड़ी थे। माया को व्हाइट ड्रेस डिलीवर हो गया था। वो ड्रेस पहन चुकी थी। जोनी की भेजी हुई पार्लर वाली से तैयार कर चुकी थी। वो ऊंचा जुड़ा किए हुए पैरों तक आती हुई व्हाइट फ्रॉक जो कि स्लीवलेस थी, कान में व्हाइट ही छोटे छोटे टॉप से वो इंतहा की हसीन लग रहे थे। वो आंसू लिए हुए जल्दी से बाइक की तरफ चौंकना अंदाज में देखने लगी। बाहर कोई भी नहीं था। वो गहरा सांस लेती हुई अर्श को जल्दी से थामती हुई बाइक की तरफ दौड़े। पाँव किसी भी चप्पल से आजाद थे। वो आश के लिए वे भागती हुई टैक्सी रुकवा कर बैठ चुकी थी। जोनी जो जैसे इंसान से वो हरगिज शादी नहीं करना चाहती थी। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराती आंखों से इस हसीन लड़की को देखा और फिर होंठों पर अंगूठा फेरता हुआ मुस्कुराया था। माया अश्क का सर चूमती हुई उसे सीने से लगा गई थी। वो भी टकर टकर उसे देख रहा था। गाड़ी के दम से रुकी थी और माया ने चौंक कर बाहर देखा। रात का अंधेरा चारसू फैल चुका था और रोड काफी सुनसान थी। गाड़ी क्यों रोकी यहाँ? माया ने गुस्से से पूछा। लगता है कि गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया, देखना पड़ेगा। वो गाड़ी से उतरता हुआ बोला और माया परेशान होती हुई इधर उधर देखने लगी। होंठ चुबाते हुए वो अपने भाई को देखने लगी थी जो दोपहर से भूखा था। उसे भूख तो बहुत लगी हुई थी लेकिन वो तंग नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप को बहुत ही प्यारा था। अर्जुन ने उसकी पैदाइश पर काफी खुशियां मनाई थी कि उनका वारिस जो आया था इतने सालों बाद। वो माया से 15 साल छोटा था। उनके खानदान में हर शख्स की नीली ही आंखें थी। उसके भाई की गहरी नीली आंखें थी जो भी उसे देता हुआ प्यार जरूर करता था। वो आंखों में आई नमी पूछती हुई अपने भूखे भाई के ब्राउन बाल चूमके थी लेकिन तब भी वो जो कि ड्राइवर के साथ बैठा था वो सराय से विंडो के साथ लगी थी। ड्राइवर बहुत ही अजीब और हवस लिए हुए नजर से उसके खुले गहरे गले को देख रहा था और माया सराय से अश्क को अपने सीने से लगाकर खिड़की से खोलने की कोशिश करने लगी थी। परेशान मत हो, मुझे थोड़ा टाइम दो और फिर जहाँ कहोगी वहीं छोड़ आऊंगा। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ता हबासे से बोला। वो चीख मारती हुई अपना हाथ खींचती हुई सराय से बाहर निकली थी और ड्राइवर भी जल्दी से बाहर आता हुआ उसके रास्ते में हायल हो गया। ना ना डार्लिंग, मानिक अपना शिकार कभी जाने नहीं देता जब किसका शिकार ना कर ले। उसको हाथ से अर्श को लेकर दूर फेंकता हुआ गुस्से से बोला और अर्श पक्की रोड पर इतनी जोर से फेंका गया था कि अर्श का सर फट चुका था। सर से निकलता खून सड़क को भिगोने लगा था और माया दर्दनाक चीख मारती हुई अपने दर्द से रोते हुए बाइक की तरफ भागी थी जबकि मानिक उसका हाथ थाम गया था। अर्श वो दर्द से चीती हुई मछली थी और मानिक ने गाड़ी के अंदर बेदर्द से फेंक चुका था और अर्श के रोने की आवाज पूरे वीराने में गूंजने लगी थी। गहरी नीली आंखें हर्ष को पार्टी में देखकर सुकड़ी थी। हर्ष होंठ बीचती हुई मुस्कुराई थी। वो वहीं पर रुका हुआ था और फिर उससे अपनी तरफ पार्टी ऑनर की तरफ बढ़ा और पार्टी ऑनर से उसे मुसाफा करते उसे अंदर ले आया था। मगरूर इंसान बता देकर स्माइली पार्ट्स कर देता है। वो गुस्से से बड़बड़ाई। वो हल्की मुस्कान से सर हिलाता हुआ सबसे मुसाफा कर रहा था। वो हर्ष की घूरती हुई नजरें बाहु भी अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। हर्ष आहा ने दूर खड़े हुए उसे पुकारा था। वो ये चिपको जान से चिमट गया है। उसे देती हुई गुस्से से बड़बड़ाई। पार्टी में जुनेद शराजी और हाजिब शहराजी भी थे और हर उसे इग्नोर करते जुनेद साहब के पास आकर खड़ी होगी। पार्टी में हर तरह की लड़कियां औरतें थी। बोल्ड
फैशनेबल, सिंपल लेकिन सबसे यूनिक तो हरदी थे, जो च्युइंगम चबाते हुए लोगों को देख देख कर बब्बर फोड़ रहे थे। तभी पार्टी में जूस कॉर्नर के सर्व होने लगे थे। वो ऑरेंज जूस का ग्लास उठाते उसे देखने लगी थी, जो हाथ में ब्लैक ड्रिंक ग्लास पकड़े उसे ही देख रहा था। आदमी उसे देखकर नाक मुंह चढ़ाया। आहर बदला भी तो लेना था ना। पार्टी में कपड़ डांस शुरू हो चुका था और हाँ ने उसे लिए जबरदस्ती लोगों से मिलवा रहा था, जिससे वो मुंह बनाए हेलो हाई कर रहे थे। जिसका ग्लास उसके हाथ से छूटता छूटता बजा था, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की से बहुत ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। और द ग्लास रखती बिना किसी को देख के उन दोनों के तक पहुंच चुके थे। वो दोनों हाथ कमर पर रखे हुए दोनों को तीखे जैतूनों से घूरे थे। लड़की ने हैरत से तो देखा, जो बिला वजह इन दोनों को घूरे थे। कौन है ये? हालस बी वाले अंदाज में पूछा। सवाल क्या था जिस पर जजील अहमद ने घूरा। एक्सक्यूज मी, आपसे मतलब? वो लड़की की तरह मुड़ती भी बोलती। तुम चुप रहो, बड़ी उम्र की औरतों के मुंह नहीं लगती। मैं इस मेजनी शक्ल वाले से बात कर रही हूँ। ये कितनी लड़कियों के साथ घूमेगा? अपनी बीवी को हल्की सी मुस्कुराहट से नहीं नवाजता, और यहाँ पराई औरतों से हंस हंस का बातें की जा रही हैं। पक्के दोषी हो तुम, पक्के वाले। वो फिर से भरपूर गुस्से से बोलती, जो दिल में होता हुआ था फट से वगल के मुंह पर मार देती थी। इसलिए तो वो कोई उसे हाथ पसंद नहीं करता था। बीवी? लेकिन इनकी तो भी शादी नहीं हुई, लड़की गुस्से से बोले, जबकि वो दांत पीसते हुए खुद को चुप रहने का कह रहा था। अरे, इसने सबको यही कहा है कि ये गैर शादीशुदा है, लेकिन ये शादीशुदा है। उसकी बीवी मेरी दोस्त है। भले अब मैं अपने दोस्त के हक में डाका कैसे मारने दे सकती हूँ उसे? बालों की पोनियां ठीक करते आगे करते हुए भरपूर नाराजगी से कहा गया था। और हद रहमान, आप यहाँ से जाना पसंद करेंगी? मैं अपनी बीवी को बता दूंगा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ था। वैसे भी हो सकता है कि मेरी शक्ल का कोई और हो, और वैसे भी दुनिया में एक शक्ल के साथ इंसान होते हैं। आप किसी और को जानती होंगी। वो पॉकेट में हाथ डालता हुआ संजीद से आंखें सुगड़ कर बोला था। वो लड़की दोनों को घूरते हुए पैर पटा कर चले गए। देखा, भाग गई ना? तुम्हारे दोस्त शर्म नहीं आती फ्लर्ट करते हुए? तो पार्टियों में तो ये सब करते हो। आदमी ने बहुत गुस्से से इर्द गिर्द देखा था, और फिर अपनी तरफ किसी को न पाते पाकर उसके बाजू पर जोर से चुटकी काट कर कहती वापस पलट गए थे। उफ, ये लड़की भी ना। वो ताता से बोला था, जो अब आहान मनोवर की तरफ चले गए थे। आहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिस पर उसने आहान के बड़े हुए हाथों को नासमझी से देखा। डांस करते हैं? तुम्हें शौक भी तो बहुत है ना? आहान ने तरह से कहा। हाथ ने उसको घूरा। शौक था, लेकिन अब नहीं। वो गुस्से से बोली, वैसे भी ना महरम के साथ डांस नहीं करती मैं। सीने पर हाथ बांध कर कहा गया था। और अगर ये आफत जजील अहमद की तरफ से होती तो? आहान शराजी के तंज पर हाथ से कुर्सी नवाजा। तो जाहिर है इतना हसीन बंदा है, ऊपर से अमीर भी तो इंतहा का है ना। अब डांस की ऑफर करता तो एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ती ना। मुस्कुराकर कहती उसे जिलाकर वो चलती बनी थी। और दूर अब वो सोफे पर बैठा हुआ टांग पर टांग रखे एक लड़का लैपटॉप खोले उसे कुछ ब्रीफिंग दे रहा था। और साथ ही 7-8 मर्द थे, जुनेद भी थे, और हर मुंह बनाकर उन्हें देखते हुए चुपके से पार्टी से निकल आए थे। सर, मैम पार्टी से निकल गई है। ब्लूटूथ से आती हुई आवाज पर वो हाल में एक तायराना नजर डालता हुआ कहकर रह गया। उसके पीछे जाओ, वो जल्दी से कहता हुआ लैपटॉप की तरफ देखने लगा। माया ने पैर उसके होंठों पे इतनी जोर से मारा कि वो दूर जा गिरा। वो घर से निकलते दर्द से बिलखते हुए अपने बाइक की तरफ भागी थी, लेकिन वो उसके बाल खींचकर उसे नीचे फेंक चुका था, जिसका उसका जूड़ा खुल चुका था। वो दर्द से चीखती फिर से उठी और अपने बाइक की तरफ बढ़ी। वो गुस्से से माया का सर गाड़ी के शीशे पर दे मार चुका था, और उसके माथे से निकलता हुआ खून उसके मुंह तक आ गया था। वो अपने बाइक को देखती आंखें मूंद गई थी। मानिक ने उसकी तरफ दरश्त कदमों से बढ़ा था, लेकिन आंखों में पड़ती दूर से गाड़ी की हेडलाइट उसे गुस्से से लब पीछे में मजबूर कर गए। छोटा बच्चा रो रो कर बेहोश होकर चुका था, और गाड़ी उनके करीब से सराय से गुजर गए थे। वो कमीनी मुस्कुराहट से उसे उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जब गाड़ी तेजी से रिवर्स होती इस गाड़ी के करीब अकड़ गई थी। वो ऊंचे लंबे कद का हामिल नौजवान था, जो तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ा। वो बच्चा उठाता हुआ गाड़ी में डालता हुआ अपनी तरफ देखते हुए मानिक की तरफ गुस्से से बढ़ा, और मानिक माया को नीचे फेंक चुका था। जब वो सराय से नीचे बैठा माया को हाथों में उठा गया था, और माया के फटे कपड़े देखकर वो अपनी व्हाइट जैकेट उस पर ओढ़ता हुआ था, और होंठ पीटते वो मानिक की तरफ बढ़ा। मानिक भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसका मुक्का उसकी दाईं आंख पर इतने जोर से लगा था कि मानिक जोर से गाड़ी पर जा गिरा, और उसका सर पकड़ता हुआ जोर से 6-7 बार गाड़ी के शीशे में मार चुका था। गाड़ी के शीशे टूटकर उसके माथे पर चुभे थे, और मानिक उसे गालियां बकता हुआ नीचे गिरा था। वो पलट कर फिर से बारिश शूज उसके मुंह पर मारता कि माया की तरफ बढ़ा, जिसके नींव व होंठ अपने बाइक का नाम बरकरार थे। उसे पीछे डालता आगे आया, और बाइक तो उसका आगे था। वो सीधा करीबी हॉस्पिटल आया था। इन दोनों को इमरजेंसी वार्ड की तरफ लेकर जाया गया था। 10-10 उसका फोन बजा था। वो फोन पर नंबर देखकर धीमे मुझसे मुस्कुराया था। बाबा जान, मैं आपको फोन करने ही वाला था। वो एक तरफ होता हुआ धीमे लहजे में बोला, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके रूबरू होगा आपका बेटा। वो मोहब्बत से उनसे बोला, 10-15 दिन लग जाएंगे बाबा जान। लाइबा को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वो कहता हुआ फोन बंद करता हुआ डायरेक्टर के करीब आया। हमने फर्स्ट एड दे दिया है, कुछ घंटों तक आपकी मिसेस को होश आ जाएगा, लेकिन आपके बेटे का बहुत खून बह चुका है। उसे ब्लड ड्रिप लगा दिया है, तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के आगे बढ़ चुका था। वो साइड लाता हुआ शीशे से नजर आता हुआ दूध को देता बच्चे की तरफ आया था। उसका दिल दुखा था। बच्चे का सफेद रंग इंतहाई पीला पड़ चुका था। बच्चे की खूबसूरत मुड़ी हुई पलकें बिकी हुई थी। वो ताता से बच्चे को देता हुआ लब बीच किया था। अगर वो वहां पर न आता तो माँ बेटे का क्या होता?
वो बिलचे हुए सोचता हुआ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा था जिसने टाइम पर उसे वहां पर भेज दिया था। वो कलाई पर बांधी हुई वाच पर टाइम देता हुआ ईशा की नमाज पढ़ने चला गया। बैठिए ना सर, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, मीरा ने बिलाल से कहा जो उसे छोड़ने आया था क्योंकि मीरा की गाड़ी खराब हो गई थी। बेटा मीरा, ठीक है रिया, चाय पी कर जाना, तुम शादी पे नहीं आए, आलिया से बिठाते हुए आहर में शिकवा किया। आंटी, बात दरअसल ये थी कि इस तारीख मेरी बहन की एंगेजमेंट थी तो नहीं आ सका। बहुत माजरत आंटी जी। बिलाल ने शर्मिंदगी से आलिया का हाथ थामते हुए कहा। कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं जानती थी कहाँ की बहन की मंगनी, आलिया ने शफकत से पूछा। आंटी, मामको का बेटा है, वो संजीदगी से बोला। तब तक मीरा फटाफट चाय ले आई थी। और सर प्लीज़, चाय आपको पीकर जाना होगा, मैंने कभी चाय नहीं बनाई लेकिन आपके लिए स्पेशल ट्राई किया है। मीरा ज़बरदस्ती उसे चाय देते हुए बोली। ऊपर खड़ा हुआ रॉबर्ट गुस्से से दांत पीस कर अपनी बीवी की फुर्तियां देख रहा था। बिलाल चाय पीकर आलिया बेगम से प्यार लेता जाने के लिए मुड़ रहा था और मीरा उसे बड़ दरवाजे पर छोड़कर अंदर आए थे जहाँ वो तेवरी चढ़ाए बेड पर लेटा हुआ था। वो सबसे पहले वॉशरूम भागी, वापस आकर इयररिंग उतारे। ये था सर बिलाल, लंगूर के चक्कर वाला। रॉबर्ट ने मोबाइल पर तेजी से मैकी को मैसेज टाइप करते हुए तपे हुए लहजे में पूछा। हाँ यही है मेरे सर बिलाल, पता है ना उनका इतना बड़ा जिम है, बहुत सख्ती करते हैं काम के मामले में। वो बालू की ऊंची पौनी ढीली करते हुए बोली थी। तुम्हारे सर बिलाल, वाह वाह वाह, और इतना सही करता तो कुछ फर्क नजर आता ना, लेकिन यहाँ तो कोई आसान नजर नहीं आए। वो तन कर बोला। तुम्हें क्या तकलीफ है? और ये मैकी को होना, सुबह उसका मैसेज देखा था मैंने, लिखा हुआ था डार्लिंग जाग गए हो क्या? बंदा पूछिए अगर जाग गया है तो तुमने खेतों पर उसे हल चलवाना है, बंदरी कहेंगे। मेरा कमर पर हाथ रखते हुए बोले। खबरदार अगर मेकी को बांदरी बोला तो, उसकी शक्ल ही बांदरी वाली है, तो उसका मुंह ऊपर से लंबा चौड़ा, छोटी छोटी आंखें, सफेद बाल, मुझे तो बंदरी ही लगी। वो भी जले हुए लहजे में बोले। तो तुम्हारा सर तो जैसे बड़ा हैंडसम है ना, लंबी नाक वाला, कांकरोच, जराफे जैसा लंबा, ऊपर से काला रंग। वो भी पैर पर खड़ा होता हुआ लड़का अंदाज में बोला, जबकि मीठा तो उसकी चलती जुबान से निकलते हुए जोहर देख रही थी। मसनूई अंग्रेज की ऐसी उर्दू, मुझे तो सफेद रंग वाले जहर लगते हैं। वो नाक मुंह चुराते हुए बोले। और मुझे काले रंग वालियां, वो भी तर्ज करता हुआ बोला। इसलिए वो लकी बंदरी ढूंढी है जिसमें सिर्फ रंग ही सफेद है, लेकिन तुम्हारे साथ वही सूट करती है। दोनों को जूं की जोड़ी क्या खूब बनेगी। वो ताली मारते हुए बोल रही। अभी तुमसे अभी तो पूछता हूँ, उसके कलाई खींचता हुआ बोला, जिस पर मीरा धर्म से उसके साथ बेड पर गिरी थी और मीरा ने उसे अपने करीब से देखा था। वो भी उसे देखता हुआ सीधा हुआ और मीरा उसे घुरकर बेड पर बैठी। आज से मैं बेड पर सोऊंगा। वो बेड के बीचों बीच लेटता हुआ सीधी लहजे में बोला। मेरी बिला से जहाँ मर्जी सो। तो तपे हुए लहजे में कहती हुई ड्रेसिंग कबर्ड से निकालती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। ड्रेस कबर्ड से निकालती वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। पीछे वह तकिए में मुंह देता हुआ हर्ष को कोसने लगा था जिसे इस लड़का उसके पल्ले में बांध दिया था। हर धीमी चाल चलती हुई हाथ में पिस्टल घुमाती हुई चल रही थी। जहां लड़के ज्यादा मिलते वहां पर पिस्टल खोल लेती, गोलियां चेक करने लग जाती, जैसे अपनी तरफ देखने वाले को तनबीहकारी हो। वो रुकी थी और सामने ही वो खड़ा था। वो दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले उसे देख रहा था। हद ने पिस्टल को लोड किया था और वहीं पर खड़े उसकी तरफ निशाना बांधा। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था और हद ने गुस्से से ट्रैगर पर दबाव डाला। ठा सुनसनाती हुई गोली जजील अहमद का कंधा चीर गई थी। वो लड़खड़ाया था, सफेद शर्ट खून से रंगने लगी थी। हद ने फटी फटी आंखों से उसे देखा और फिर पिस्टल को। वो पिस्टल दूर फेंकती उसकी तरफ दौड़ थी। खून उसके कांधे से बहता हुआ उसकी शर्ट को तेजी से रंगने लगा था। वह पिस्टल हद के हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। जजील, वो कहते उसकी तरफ तेजी से भागी थी। ठा एक और सनसनाती हुई गोली उसके पेट पर घुसी थी और अपनी जगह साकत हुई थी। वो झटका खाते हुए नीचे गिरा था और कंधे पर हाथ रख के दर्द से होंठ पीछे हुए थे उसने। और हद के पहुंचने से पहले ही उसके आदमी इन दोनों के बीच गाड़ी खाल करते हुए जज्जी को तेज से उठाते हुए गाड़ी में डालते हुए ले गए थे। दो तीन जहां से गोलियां आई थी वहां पर भागे। हद पूरे कल से नीचे घुटनों के बल बैठी थी, आंखें पथराई हुई थी और निगाहों में उसकी सफेद शर्ट थी जो उस साड़ी उसके खून से रंग चुकी थी। मैंने नहीं मारा उसे, वो होंठों पर हाथ रख के बड़बड़ाई थी। मैं भला कैसे मार सकती हूँ, मैं तो बस नाराज थी, उसे पिस्टल तो वैसे ही ताना था मैंने। वो घुटनों पर हाथ रख के बड़बड़ाई थी। मैम आए, घर छोड़ आए आपको। जजील का आदमी बहुत एहतराम से उससे मुखातब था। सुनो, तुम्हारे साहब को मैंने नहीं मारा, वो अजीब से लहजे में बोलती। आई नो मैम, हम जानते हैं। जजील के आदमी ने सर झुकाए ही उसकी बात की तायीद की थी। प्लीज पुलिस को मत बताना, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, सुना तुमने? वो सर पर हाथ मारती हुई चिल्लाई थी। जिस पर वो आदमी परेशान हुआ था। उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे जल्दी से रॉबर्ट को फोन करके उसे सारी सिचुएशन बताई। वो नींद से उठता हुआ नाइट ड्रेस में ही परेशानी से बाहर की तरफ भागा था। ऐश ऐश, माया होश में आते हुए चिल्लाई थी। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई था वहां रोड पर, वो बहुत सहमी था। नर्स को देते हुए बौखलाते हुए बोली थी। रिलैक्स मैम, बीबी बिल्कुल ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे वार्ड में है, आप लेटी रहें और परेशान ना हो, ऐसे आपको जहम दोबारा खुलने का अंदेशा है। नहीं, मुझे अपने भाई से मिलना है, प्लीज आप मुझे मेरे भाई के पास लेकर जाएं। वो बेड से खड़ी होते लड़खड़ाते लहजे में बोले।
आइए मेरे साथ, मैं आपको आपके बाइक के पास लेकर चल जाता हूँ। उसके करीब आता हुआ नरम लहजे में बोला। माया रोते हुए जल्दी से उसका हाथ थाम गई थी। मुझे मेरे बाइक के पास लेकर जाएं प्लीज, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। वो ब्राए हुए लहजे में बोली। उसे सर पर पड़े हुए अपने जख्मी बाइक की हालत नहीं बोल रही थी। एहसान की तो कोई बात नहीं है, आई मेरे साथ। वह कहता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे बच्चों के इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले आया। माया के होंठ कांपे। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले आया, जहां पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आंखें बंद किए हुए सबसे गाफिल था। नन्ही नन्ही दोनों बाजू पर ड्रिप लगी हुई थी। अश, वो कहते हुए दर्द बड़े लहजे में रो दी थी, और शादिया के दिल ने दर्द सा महसूस किया था दोनों बहन भाई को उस हालत में देखकर। मैं उसका हया नहीं रख सकी। उफ, मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया। मुझे माफ कर दो, अपनी माया को माफ कर दो। उसके नकुश को होंठों से छूती हुई दर्द से बोली थी, और आंसू तेजी से अश के नकुश पे कोने लगे। शहरियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसे उसकी तबीयत और खराब होगी। खुद पर कंट्रोल रखे, वो धीमे लहजे में बोला, जिस पर वो आंसू साफ कर गई थी और माथे पर पट्टी बांधी हुई थी, और चेहरा एक ही रात में मुरझा गया था। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी नरम आवाज़ पर उसकी तरफ पलटी। आप कौन है? वो आंखों में आई नमी पूछती हुई बोली। उससे एक आम सा इंसान हूँ, वो कंधे उचकाकर आम से लहजे में बोला। माया ने हैरत से उसे देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि आप हमें कैसे जानते हैं? क्या आप हमें हॉस्पिटल लाए हैं? माया ने जल्दी से पूछा। वो व्हाइट मैक्सी के बजाय हॉस्पिटल की महसूस लिबास में थी, जो ट्राउजर शर्ट था और बाल खुले हुए थे। माथे पर पट्टी, गाल पर छोटा सा बैंडेज की हुई थी। शायद वहां पर भी कोई छोटा सा शीशा चुभा था उसे। आप यहाँ कैसे आई? मैं कौन हूँ ये बात मत सोचें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, तभी आप अपने बाइक को संभाल सकती हैं। वो कहता हुआ उसकी कलाई पकड़कर उसके प्राइवेट रूम में ले आया, और नर्स वहां पर थी। नर्स उसे बेड पर लेटाते इंजेक्शन तैयार करने लगी थी। वो वॉच पर टाइम देता नर्स से मुखातब हुआ। नर्स, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल करके बता देना। वो कहता हुआ माया की तरफ नरम सी मुस्कुराहट उछालता हुआ बाहर निकल गया। माया की नजरों ने दूर तक इस इंसान को देखा था। ये कौन है? माया ने जाती हुई नर्स से पूछा। यही तो कल रात आपको जख्मी हाथ में हॉस्पिटल आए थे। नर्स कहते हुए चली गई थी। वो आंखों में आई नमी पीछे धकेलने लगे। राबर्ट उसे जबरदस्ती वहां से उठाकर ले आया था। औरत को यह सदमा था कि गोली उसके हाथ से चल ली गई थी। हालांकि दूसरी बार वो पिस्टल फेंक चुकी थी, लेकिन फिर भी तो गोली चली थी ना। लेकिन उसके दिमाग को शॉक लगा था, जिसे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। रॉबर्ट उसे जबरदस्ती दूध में नींद की गोली, आरामदेह गोलियां डालकर जबरदस्ती पिला चुका था। मैंने नहीं मारा, वो गुंदगी में जाते हुए बड़बड़ाए थे। रॉबर्ट पर कमर डालता कमरे घर से बाहर चला गया था। और की आंख सुबह 11 बजे खुली। वे झटके से उठी थे। बालों के दो पोनियां रिबन से आजाद हो चुकी थी। वो खुले हुए थे, जो उसकी कमर तक से ऊपर थे। वो चप्पल शूज पहनते हुए मिठा के रूम में आए, जहां वो जिम जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे हर्द, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। 2-3 बार तुम्हें जगा चुकी हूँ, लेकिन तुम थी के उठ ही नहीं रही थी। मीरा ने उसके करीब आते हुए कहा तो वो हैरत ज़दा थी यूं उसके खुले बाल देखकर, क्योंकि वो चाहे वो बीमार हो, भीगी हो, चाहे कुछ भी हो, वो दो पोनिया हमेशा उसके साथ रही थी। लेकिन आज बिखरे हवाल थे उसके। वो चौंका गई थी। क्या हुआ हर्द, तुम ठीक हो ना? मीरा उसके सुडर गाल छूते हुए मोहब्बत से बोले। मीरा, रॉबन कहाँ है? उसका हाथ हाथों में लेते हुए बोले। पता नहीं यार, मैंने तो सुबह से उसे नहीं देखा। मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हर्ष गहरी सांस लेती उसके कमरे से बाहर चले गई। हर्ष, बात सुनो यार। मीरा उसके पीछे से पुकारती रह गई थी, लेकिन वो बाहर की तरफ भाग गई थी। जब हाजिब दौड़ती हुई हर्ष की कलाई थामी। मेरी क्रिमिनल सी प्यारी सी मसनूई सी कजन कहाँ भागी जा रही है? क्या किसी ने का कत्ल का इरादा है? हाजिब उसे सामने करता तनसिया मुस्कान से बोला। कलाई छोड़ो मेरी। वो गुस्से से बोली। अगर ना छोड़ूं तो? हाजिब ने तनसिया मुस्कान से पूछा। तो फिर हर रहमान को चुराना आता है? वो मुका उसके नाक पर पूरी ताकत से मारती हुई बीचों में लहजे में बोलती थी। उसकी कलाई छोड़ता बस राय से नाक पर हाथ रखा था, जहां से खून आना शुरू हो गया था। वह होंठ बीचकर उसे घुटती हुई बाहर की तरफ भागे थे, और हवेली के सामने उसके कदम रुके थे। वो बाल पीछे करते हुए हवेली के अंदर आए थे, जहाँ वो बहुत सारे मजदूर लगे थे। कोई दीवारों की मरम्मत कर रहा था, तो कोई दीवारें और दरवाजे पॉलिश कर रहा था। उसने इस घर का मालिक कहाँ है? वो एक आदमी के पास आती हुई बोली। जी पता नहीं, हमें तो किसी मालिक का नहीं पता, हमें जिमी साहब ने यहाँ पर लगाया हुआ है। वो आदमी बोलता हुआ फिर से अपने काम पर लग गया था। और जिमी कहाँ है? वो जल्दी से बोली। जी वो कल से आए नहीं है, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। वो होंठ पीट कर गहरे सांस लेती बाहर निकल आई थी। अब उसका रुख कॉलोनी में बने उसके घर की तरफ था। टिन टिन, वो बेल बजाती हुई बेचैन थे। सुनो, तुम्हारे साहब जजील अहमद कहाँ है? हद ने बाहर आते हुए एक चौकीदार से पूछा। जी वो कल रात घर नहीं आए, चौकीदार ने बताकर उसे पहचानने की कोशिश की। क्या फिर कहाँ है? हॉस्पिटल होगा। वो क्या रॉबन भी नहीं आया? मेरा मतलब है अबराज। वो बढ़ाती हुई अचानक से चौकीदार से बोले। जी नहीं, वो भी कल से नहीं आए। ओ, वो कहते हुए पलट के चाल में एक थकावट सी थी। वो चेहरा सपाट था। शू शू करती वो बिना आंसू के वो घर आ गए थे।
माया हिचकिचाते हुए रिसेप्शन पर आई। क्या आप बता सकती है कि हमारा बिल कितना बना है? वह महंगे तरीन हॉस्पिटल को देखकर बहुत ही परेशान थी। रात को इन दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाना था। वो उससे पहले पैसों का बंदोबस्त करना चाहती थी। लेकिन आपका बिल तो पे हो चुका है। काउंटर पर खड़ी लड़की ने कंप्यूटर पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए उसका बिल देख कर कहा, क्या क्या उन साहब ने किया है जो मुझे यहाँ पर लाए थे? वो हैरत से बोली, यस। माइन होठ पीछे, क्या आप बता सकती हैं कि बिल कितना बना था? वो गहरी सांस लेते हुए बोले। बिल सुनकर वो साकत रह गई थी और फिर सारी लाते हुए पलट गई। उसके पास फिलहाल कोई पैसा ना था। वो अर्श के पास आई जो पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा था। अर्श, हम कहाँ जाएंगे? आप ही आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही ना? उसके छोटे से खूबसूरत हाथ को हाथों में लेते हुए बोले। जॉबरन वो मुस्कुराया, जिस बार वो भी मुस्कुराई, लेकिन आंखों में दर्द की कैफियत थी। और इस दुनिया में उसका था ही कौन? उफ, मैं क्या करूं, कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। वो नाखून दांतों से काटते हुए इस तरह भी लहजे में बोले। 2-3 दिन हो गए थे, उसे कुछ पता नहीं चला था। रॉबिन से पूछा तो वो कंधे झुका गया कि वो खुद अनजान है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं बताता हूँ। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। और रहमान साहब, सफूरा बेगम वापस आ चुके थे तो हर्ट उन्हें देखकर खुश हुए, लेकिन दिल का क्या करती जो बहुत ही बेचैन था। वो व्हाइट नाइट सूट में मलबूस थी, दो पूनिया किए हुए बालकनी में खड़ी सामने खड़े ऊंचे लंबे पहाड़ों को देख रही थी। दिल में दर्द सा था। क्या वो समझता है कि मैंने उस पर गोली चलाई थी? वो शायद ठीक ना हो, लेकिन वो कहाँ होगा? हर्ट ने लब बीचते हुए सोचा। तभी सफूरा बेगम आए। मनवर साहब का फोन आया था आज तुम्हारे डैड को, वो शादी करना चाह रहे हैं इसी महीने। उसके समातों पर बम फोड़ चुके थे। मम्मा, मैं नहीं करूंगी किसी से शादी, वो गुस्से से बोले। हट, बकवास नहीं किया करो। आज ना तो कल तो करनी है ना। रिश्ता अच्छा मिले तो देर नहीं करनी चाहिए। तुम अभी बच्ची हो, वो लोग रात को आएंगे, तुम्हारे डैड भी फिर ही कोई तारीख रखेंगे। सफूरा कहती हुई उसके कमरे से चली गई थी। और हट लब पीछे, उफ, ये इंसान मुझे किसी दिन पागल कर देगा। अल्लाह करे तुम मर जाओ, तुम्हारे लंबे बालों में जुएं पड़ जाएं, तुम्हारी टिंड हो जाए, मुझे रोक लगाने वाले। वह बालकनी की रेलिंग पर मुक्के बरसाते हुए नम लहजे में आंखों में बोले। ये आप रख ले, मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो यही है बस। वो एक गोल्ड की वाइट नगू वाली चेंज की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? शायरियान बमे चुकाते हुए बोला, हॉस्पिटल का बिल ज्यादा था ना, मैं देख चुकी हूँ, आप ये चेन रख लें प्लीज। माया बढ़ाई हुई आवाज में बोली। अर्श उसकी गोद में सो रहा था, वो गाड़ी में था। मिस माया, आपके पैसे नहीं तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, और एक मुसलमान का फर्ज है किसी दूसरे परेशान इंसान की मदद करना। ये चेन आप रखें, अगर कभी पैसे हुए तो लौटा देना, मैं आपका अपना कार्ड दे देता हूँ। वो लापरवाह से लहजे में बोला। माया उसके रोशन चेहरे को देखती रह गई, फिर सर हिला गई और चेन हाथ में बीच कर गई कि ये चेन उसकी माँ की थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि ये चेन ऐश की दुल्हन को दे देना। वो चेन को चुमते हुए बैग में डाल गए। कहाँ जाना है आपको? वो गाड़ी मेन रोड पर लाता हुआ बोला, किसी भी चैरिटी हाउस छोड़ दे। आंसू पर काबू पाती हुए बोले। और शारिया ने चौंक कर उसको देखा। आप मेरे साथ चलेंगी मेरे घर? वो धीमे लहजे में बोला, आपके घर? लेकिन मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? वह हैदर से बोली, मुझ पर यकीन रखिए, मैं 7-8 दिन तक पाकिस्तान चला जाऊंगा, आप इस अपार्टमेंट में रह सकती हैं। वह मोड़ काटते हुए सुलझे लहजे में बोला। और माया ने इस इंसान को हैरत से देखा। आहट वो इंसान क्या था? शफाफ पेशानी वाला, रोशन दिल वाला। माया सारी हिला गई थी, वो और काट भी क्या सकती थी।